साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि देश के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डकैती करके हरियाणा में पिछले दरवाजे से बीजेपी की सरकार बनवा ली। कल राहुल गांधी ने इसका भांडाफोड़ कर दिया है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं हरियाणा उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में एक छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा होने की के बावजूद इसका जो राजनीतिक महत्व है, सियासी अहमियत है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हरियाणा तीन ओर से दिल्ली को घेरता है। आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो दिल्ली के तीन ओर हरियाणा है। और हरियाणा के बहुत सारे जिले जो हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो एनसीआर में आते हैं, यानी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा। तो इस वजह से छोटे होने के बावजूद हरियाणा की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अब इस हरियाणा में पिछले 5 बरस से, यानी कि 19 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मनोहर लाल खट्टर वहां का नालायक मुख्यमंत्री था, नालायक वजीर आला था। मनोहर लाल खट्टर की हुकूमत में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा, करप्शन बढ़ा, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई, किसानों पर बहुत जुल्म ढाए गए। और इसलिए 24 में जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, यानी पिछले साल, तो ये बात पक्की थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। और जितने भी ओपिनियन पोल्स होते हैं, वो सारे जो ओपिनियन पोल्स आए जिसमें जनता का मिजाज बताया जाता है, वो यही बता रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जिस दिन नतीजे आए उस दिन सब लोग चौंक गए, क्योंकि कांग्रेस 37 सीटों पर अटक गई और बीजेपी को बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ऐसे मनोहर लाल खट्टर इतना अनपॉपुलर हो गया था कि भाजपा आला कमान ने उसको हटा दिया और नायब सिंह सैनी हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर बन गया। यानी कि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। उस समय बहुत सारी बातें हुई कि भाई ऐसा नतीजा कैसे निकल गया, सब कांग्रेस की आंधी थी। तो जब ईवीएम में गिनती हुई वोटों की तो बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। किसी ने कहा कि ईवीएम हैक किया हो गया होगा, किसी ने कुछ कहा। बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं, साइलेंट वोटर्स जो थे, जो खामोश मतदाता थे, वो हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी खामोशी से हमें वोट दे दिया, किसी को पता नहीं चला और गिनती में हम लोग जीत गए, वगैरह वगैरह। लेकिन कल विपक्ष के नेता, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में, एच फाइल्स के नाम से। एच फाइल्स का नाम, यदि आप अंदाजा करें कि एच का मतलब क्या होगा, तो हरियाणा फाइल्स हो सकता है। राहुल गांधी बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं हाइड्रोजन बम का धमाका करूंगा, और कुछ लोग मानते हैं कि कल वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वही हाइड्रोजन बम का धमाका था। उसमें राहुल गांधी ने, देखिए, राहुल गांधी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि बंदा जो भी काम करता है वो पूरे मतलब होमवर्क के साथ, पूरी लगन शिद्दत के साथ रिसर्च करके आते हैं राहुल गांधी। कोई बात वो हवा में नहीं बात करते, उनकी रिसर्च टीम बहुत मजबूत है। तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें पूरा दिखा दिया कि किस तरह हरियाणा में लगभग 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हालांकि चोरी शब्द अब मुझे बहुत छोटा शब्द लगने लगा है, इसलिए मैं अब डकैती का इस्तेमाल करता हूं। मैं वोट चोरी नहीं, वोट डकैती करता हूं। तो हरियाणा में 25 लाख वोटों की डकैती हुई। किस्म किस्म से डकैती हुई। कुछ वहां मतलब डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए, कुछ इनवैलिड वोटर्स के जरिए, कुछ बल्क वोटर्स के जरिए, कुछ फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके, कुछ फॉर्म 7 का मिसयूज करके, मतलब अलग अलग तरीके अपनाए इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। लेकिन कुल मिला के 25 लाख के आसपास वोटों की डकैती हुई, हेरा फेरी हुई। और
बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अंतर हरियाणा में बहुत थोड़ा रहा। इन सब के बावजूद, वोट डकैती के बावजूद, दोनों के वोटों के अंतर सिर्फ 22,779 वोट का फर्क था। इतना सब कुछ करने के बावजूद तो ये राहुल गांधी ने दिखाया। लेकिन जो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे चर्चित बात है, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है, वो बात ये है कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा में 22 बार वोट दिए 10 बूथों पर। हरियाणा में एक राई विधानसभा सीट है, राई असेंबली कंस्टिट्यूंसी, वहां ये चमत्कार देखा गया। अब आप जानते हैं कि ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है, 7 समंदर पार का देश। और वहां ये लड़की मॉडलिंग करती है। इस मॉडल का नाम है मैथियस फेरेरो। मैथियस फेरेरो ने, हो सकता है हिंदुस्तान का नाम भी नहीं सुना हो सकता है हिंदुस्तान का नाम सुन लिया हो कभी, लेकिन हरियाणा का नाम तो नहीं सुना होगा। ये तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। और हरियाणा में मैथियस फेरेरो 22 वोट दे देती है, नाम बदल बदल के, कहीं सीमा के नाम से, कहीं स्वीटी के नाम से, कहीं सरस्वती के नाम से, कहीं अनीता के नाम से, कहीं सुनीता के नाम से, कहीं विमला के नाम से, कहीं दुर्गा के नाम से, कहीं पिंकी के नाम से। ये चुनाव आयोग का चमत्कार देखिए। और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। मतलब आप देखेंगे, आपने इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है खुद भी देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बताता हूं कि राहुल गांधी ने बिल्कुल स्क्रीन पर उन सब को दिखाया, एक एक वोटर का नाम दिखाया। नाम है पिंकी, लेकिन तस्वीर ब्राजील के मॉडल मैथियस फेरेरो की है। नाम है विमला, लेकिन तस्वीर मैथियस फेरेरो की है। नाम है सरस्वती, लेकिन तस्वीर है मैथियस फेरेरो की। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 रिपोर्टर्स को भी बुला के, संवाददाताओं को भी मंच पर बुला के दिखा दिया। उसके बाद आजकल सेलिब्रिटी लोग अपना क्यूआर कोड रखते हैं, तो राहुल गांधी ने अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को दिखाया और उस क्यूआर कोड में भी उसी की तस्वीर निकल गई, मैथियस फेरेरो की। तो अब बताइए ये, और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 24 घंटे बीत गए राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने कोई बिंदुवार, पॉइंट वाइज कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की ओर से बोल कौन रहा है? तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। अमित मालवीय बोल रहा है, जो बीजेपी के आईटी सेल का चीफ है। तो बचपन से हम लोग कहावत सुनते आए कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों वोट चोर हैं और दोनों में लगता है मौसेरे भाई का रिश्ता है। और इसलिए जब हमला होता है चुनाव आयोग पर तो बीजेपी को मिर्च लगती है, बीजेपी वाले जवाब देना लगते हैं। और ये ज्ञानेश कुमार जो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैंने तो हिस्ट्री में इतना बड़ा नालायक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखा ही नहीं। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा वोट चोर और वोट डकैत मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं आया। मैं खुद कई राज्यों में चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर बन के चुनाव करा चुका हूं। मैं गुजरात गया था इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर बन के, नागालैंड गया, कर्नाटक गया, अलग अलग राज्यों में गया। पहले की बात और होती थी। अब तो ये ज्ञानेश कुमार ऐसा नालायक है कि जब इससे कहा जाता है कि हाउस नंबर 0 क्या होता है, तो ये क्या कहता है कि बेघर लोगों का हाउस नंबर 0 होता है। जब इससे सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाती है तो कहता है कि माताओं और बहनों का सीसीटीवी फुटेज क्या साझा किया जाना चाहिए? बताइए। अरे कोई माताओं बहनों का नहाते हुए सीसीटीवी फुटेज थोड़े हमें देखना है, उनका वोट देते हुए सीसीटीवी फुटेज हमें देखना है, पूरे देश को देखना है। लेकिन आजकल इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज को, जो सीसीटीवी से जो तस्वीरें ली जाती है, वीडियो लिए जाते हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिसके इलेक्शन कमीशन की वोट डकैती नहीं पकड़ी। इतना बड़ा नालायक आदमी है ज्ञानेश कुमार। इसकी बेटी आईएएस है और यूपी में वो नोएडा की डीएम बनी हुई है। नोएडा जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की जो डीएम है वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है और यूपी में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की दलाली करने की वजह से ज्ञानेश कुमार को ये इनाम मिला हुआ है यूपी में। अभी हिंदुस्तान में अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में अजीबो गरीब चीजें हो रही है।
जो नरेंद्र मोदी है वो गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है, और जो ज्ञानेश कुमार है वो नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है, और यही पालतू कुत्ते मिलकर देश को चला रहे हैं। इस ज्ञानेश कुमार के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त था चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। वो एक अलग ही विदूषक था, जोकर था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था चुनाव आयोग का तो वो अपनी थर्ड रेट की शेर व शायरी सुनाता था, और ऐसे फख्र के साथ लगता था कि मिर्जा गालिब के बाद राजीव कुमार ही पैदा हुए हैं शायरी की दुनिया में। और उसके शेरों का ना किसी को मतलब समझ में आता था, ना कोई सर पैर समझ में आता था। अब हाईवे पर जाते होंगे तो ट्रकों के पीछे ऐसी ही थर्ड क्लास की शायरी लिखी रहती। पहले मैं समझता नहीं था कि इस शायरी को कौन लिखता है, इन शेरों को कौन कहता है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ट्रकों के पीछे जितनी ये थर्ड क्लास की शायरी रहती है ना, वो राजीव कुमार बैठ के लिखता होगा। तो ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। और चुनाव आयोग जबकि एक संवैधानिक संस्था है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 324 में अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। और हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, सबसे बड़ा जमहूरियत कहते हैं। और एक समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत हनक हुआ करती थी। जब टीएन शेषन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनके हंटर से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, सारे बूथ लुटेरे कांपते थे, सारे भ्रष्ट अधिकारी कांपते थे, सारे भ्रष्ट नेता कांपते थे। और अब जब ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार जैसे पालतू कुत्ते बनने लगे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इन लोगों ने लोकतंत्र का भट्ठा बैठा दिया। ज्ञानेश कुमार ने बिहार में भी वोट डकैती की पूरी तैयारी की। बिहार में आज मतदान चल रहा है, पहले चरण का खत्म हो चुका है। 121 सीटों पर बिहार में आज वोटिंग हुई है। 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, सेकेंड फेज का। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बिहार में भी वोट डकैती की मुकम्मल तैयारियां की गई। बिहार में भी ज्ञानेश कुमार ने देखिए कुछ महीने पहले एसआईआर किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, और वोटर्स लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार से भी कुछ लोग गए थे, जमुई जिले के, कहते थे कि हमारे गांव में 187 लोगों के नाम काट के हटा दिए गए। तो ये हालत इन लोगों ने नंगा नाच कर दिया है। और जो हमारा नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही इस सब चीज का सूत्रधार है, वही किंग पिन है, वही माफिया की तरह ऑपरेट करता है। और उसके साथ एक तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह भी है। ये दोनों रंगा बिल्ला हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों को मैं खास तौर से कहूंगा कि यदि 14 नवंबर को वोट डकैती से उल्टे सीधे नतीजे आते हैं तो चुप नहीं रहना है। जेन जी को सड़कों पर निकलना होगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली रंगा बिल्ला के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये गांधी जी का देश है, यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली रंगा बिल्ला के वोट डकैती का बिहार में विरोध होना चाहिए, नेपाल के जेन जी से सबक सीखकर। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय